हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 लक्ष्मीकांत का, जो कि हम लाइन वाइज लाइन पढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल करें वीडियोस, चाहे आप रिवीजन कर रहे हैं या आप स्टार्टिंग से बुक को पढ़ रहे हैं। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात जो डिमांड आई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये आई थी 1934 में, जो कि एक आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भारत के लिए, जो कि रखा गया था पहली बार एम एन रॉय जी के द्वारा, जो कि एक पायनियर थे किसके, कम्युनिस्ट मूवमेंट के भारत के अंदर। 1935 में फिर क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो पहली बार एक ऑफिशियली डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के बिहाफ पर, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया होना चाहिए, यानी कि मस्ट बी फ्रेम्ड बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए वो इलेक्टेड होनी चाहिए बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वोटिंग के ऊपर वो फ्रेम होनी चाहिए। ये जो डिमांड थी ये फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हम जानते हैं अगस्त ऑफर के नाम से 1940 में। और 1942 में एक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि एक मेंबर थे कैबिनेट के, वो भारत आते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कि ये फ्रेमिंग से रिलेटेड था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बट इन्होंने बोला कि वो सारी चीज़ें वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हो जाएंगी, क्योंकि इनको तो ये था ना कि इंडियन का सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में। तो हो सकता था कि ये अभी बोलते और बाद में ये सब चीज़ें ना करें। ठीक, तो इसी वजह से ये जो क्रिप्स का प्रपोजल था ये रिजेक्ट कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। और जो कि सबसे पहली बात इनके द्वारा ये जो रिजेक्ट करा गया था, इसका रीज़न एक और ये भी था, मतलब ये तो चलो कांग्रेस वगैरह का तो मेन रीज़न था, लेकिन मुस्लिम लीग का इसको रिजेक्ट करने का मेन रीज़न था कि ये चाहते थे कि ये डिवाइड हो दो ऑटोनोमस स्टेट में, यानी कि दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बने, यानी कि एक इंडिया के लिए एक पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तब तक पाकिस्तान जैसा जो शब्द था वो इनके दिमाग में आ चुका था। ठीक, फाइनली एक कैबिनेट मिशन आता है जो कि भारत में भेजा जाता है और ये रिजेक्ट कर देता है एक आइडिया, जो ये दो कॉन्स्टिट्यूशन जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एक आइडिया था, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा रखा गया था। ठीक, हालांकि इससे मुस्लिम लीग सेटिस्फाई नहीं, तो ऑब्वियसली बात है इनकी बात नहीं मानी जाएगी, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती है आपकी नवंबर 1946 में। इसके अंदर मतलब ये कैबिनेट मिशन प्लान जो आता है उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी 389, जिसमें से 296 जो थे वो एलोकेट करे गए थे ब्रिटिश इंडिया को सीट्स, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। और जो ये 296 सीट्स एलोकेट करी गई थी ब्रिटिश इंडिया को, इनमें से 292 मेंबर्स जो थे उन्होंने मतलब वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस, यानी कि 292 में से मतलब जस्ट लाइक 296 थे वो ब्रिटिश इंडिया को एलोकेट करे गए। लेकिन जो 292 मेंबर्स थे वो उनमें से लगभग 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आए, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए, और हर एक मतलब अलग मतलब 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस आए, हर एक से एक एक। ठीक, और ये जितने भी प्रोविंसेस थे एंड ये जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक, उनको एलोकेट करेगी सीट प्रोपोर्शन में। ठीक, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रफली एक सीट जो थी लगभग एलोकेट करी गई 10 लाख की पॉपुलेशन पे, ऐसा मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको ये देखने को मिलेगा सीट का एलोकेशन। और जो सीट एलोकेट करी गई ईच ब्रिटिश प्रोविंस को, वो डिवाइडेड थी किसमें, 3 प्रोविंशियल प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम, सिख एंड जो एक जनरल होते थे, यानी कि मुस्लिम और सिख्स को छोड़ के उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स एलोकेट करी गई थी। जो रिप्रेजेंटेटिव थे इन कम्युनिटी के, उनको इलेक्ट करा गया था मेंबर्स के द्वारा उस कम्युनिटी के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और वोटिंग मेथड मतलब जो वोटिंग था वो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वे से हुआ। ठीक, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, यानी कि जस्ट लाइक एक जैसा अभी आपका वोटिंग सिस्टम चलता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला, ठीक वैसे ही। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट के, उनको नॉमिनेट करा गया हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। और ये मतलब अगर आप देखेंगे
कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शियली इलेक्टेड थी एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड करे गए थे मेंबर्स के द्वारा प्रोविंशियल असेंबलीज की, जो कि खुद इलेक्टेड थे एक लिमिटेड फ्रेंचाइजेस के बेस पे। यानी कि कुल मिला के समझ लो कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे और कुछ को उन्होंने इलेक्ट कर लिया था जो असेंबली में बैठे हुए थे। मतलब जस्ट लाइक जैसे आज के राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करा जाता है, ठीक, उसमें पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक। तो आप इस असेंबली का पूरा एक डायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली नहीं बोल सकते हैं, ठीक। जो इलेक्शन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 296 सीट्स के लिए ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के, वो हुआ जुलाई और अगस्त में 1946 में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको 208 सीट मिली और जो मुस्लिम लीग थी उसको 73 सीट मिली और जो स्मॉल ग्रुप थे और जो इंडिपेंडेंट थे उनको लगभग 15 सीट मिली। 93 सीट्स एलोकेट करी गई प्रिंसली स्टेट के लिए, जो कि फिल नहीं हुई थी जैसा उन्होंने डिसाइड करा था, क्योंकि वो स्टे मतलब वहाँ से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ठीक। ऑल्दो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी पीपल के द्वारा इंडिया के एडल्ट फ्रेंचाइजेस के बेस पे। असेंबली जो थी कंप्राइज करती थी रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक सेक्शन से इंडिया सोसाइटी के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियन हो, इंडियन हो, इंडियन क्रिश्चियन हो, SC ST, वुमेन हो, चाहे किसी भी सेक्शन की। जो असेंबली थी वो इंक्लूड करती थी जितने भी पर्सनैलिटीज़ थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, लेकिन इसके अंदर में महात्मा गांधी जी नहीं आते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, वर्किंग क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट करा था और क्यों, बिकॉज वो सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। ये जो मीटिंग थी वो अटेंड करी गई थी 211 मेंबर्स के द्वारा और जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे और इलेक्ट हुए थे एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट इस असेंबली के, ठीक। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बना दिया गया था इस असेंबली का परमानेंट। सिमिलरली जो ये HC मुखर्जी थे और PT कृष्णामचारी थे उनको इलेक्ट करा गया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट असेंबली का। अदर वर्ड्स में कहा जाए तो इस असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट होते थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णामचारी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करी जाए तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए। इन्होंने इसके अंदर में फंडामेंटल एंड फिलोसफी रखा एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का और उन्होंने रीड करा इसको कि मतलब बेसिकली चीज़ें बताई कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ठीक। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने डिक्लेयर करा फर्म एंड सोlemn रिजॉल्व टू प्रोक्लेम आइडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर एंड गवर्नेंस एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लो कि एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सारी चीज़ें बताई गई कि अब हम किस तरीके से फ्यूचर का गवर्नेंस लेके चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है, रिपब्लिक है, इस तरीके से जैसे आपको आज का प्रीएम्बल देखने को मिल जाता है, ठीक। हालांकि जो ये टेरिटरीज़ जो कि कॉम्प्राइज करते थे ब्रिटिश इंडिया और जो टेरिटरीज़ जो कि अब इंडियन स्टेट्स की हैं या अदर पार्टीज जो कि थी और आउटसाइड इंडिया थे या स्टेट जितने भी थे अदर टेरिटरीज़, वो सब विलिंग थे कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया सेल बी यूनियन ऑफ दैम ऑल। यानी कि जो इधर उधर बिखरे हुए थे भारत की हर एक चीज़ तो उनको एक साथ लेके आना चाहिए, एक तरीके से यूनाइट करना चाहिए और हम इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया मतलब बनाने के सब लोग पक्ष में एक तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि जितनी भी स्टेट टेरिटरीज थी वेदर वो प्रेजेंट बाउंड्री या सच अदर बाउंड्री जो भी डिटरमाइन करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा या लॉज के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अब उनको पूरा एक ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया, यूनिट्स को टुगेदर करा गया, रेसिड्यूरी पावर वगैरह सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के जो भी इधर उधर सारी चीज़ें थी उनको एक साथ यूनाइट करके हर एक चीज़ फंक्शनिंग वगैरह पूरे अच्छे से डिफाइन वगैरह करके चीज़ें अब लेके चलने की कोशिश अग्रसर हो रही है। मतलब कि हाँ चलो ठीक है फंक्शन ऑफ रहेगा गवर्नमेंट का, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, एक्सेप्ट कुछ पावर जो थी वो अभी भी यूनियन के हाथ में रहती। मतलब जैसे आज अभी का देख लो कि यूनियन रहता है, फिर स्टेट रहता है, फिर लोकल गवर्नमेंट रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब वो पूरा एकदम स्ट्रक्चराइज करने में आगे थे। यानी कि कुछ पावर अब भी यूनियन के पास रहेगी, हालांकि तीनों में डिवाइडेड रहता है जस्ट लाइक जैसे लिस्ट रहती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन कुछ पावर तब भी यूनियन के पास रहती है। तो वो सारा एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है जो कि एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी थोड़ा सा आपको मेंशन हुआ मिलता है कि हाँ किस तरीके से आगे चीज़ें लेके चलनी है, किस तरीके से नहीं, ठीक। और जितनी भी वो पावर थी, अथॉरिटी थी सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है ये ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो कि ट्राइब होता है पीपल से, यानी कि पीपल ही हैं इन सब के एक तरीके से अल्टीमेट अथॉरिटी।
गारंटेड करा गया कि सिक्योर करेंगे जितने भी पीपल हैं उनको इंडियन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी स्टेटस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी, लॉ से बड़ा कोई नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ थॉट, हर एक चीज़ का मतलब जस्ट लाइक ऐसा समझ लो ये प्रीम्बल को ही डिफाइन है एक तरीके से, ठीक। और हर एक को हर एक चीज़ दी जाएंगी, उनको सेफ गार्ड करा जाएगा, चाहे माइनॉरिटीज़ है, बैकवर्ड ट्राइबल एरिया, डिप्रेस्ड या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उन सबको। और हमें मेंटेन करनी है इंटीग्रिटी टेरिटरी की, हमारी रिपब्लिक टेरिटरी की, सॉवरेन राइट्स देने हैं, लैंड, सी एंड, मतलब हर एक चीज़ हमें बेहतर वे में लेके चलनी है। कुल मिला के जो हमारे प्रीम्बल में है उस तरीके से वो सारी चीज़ें बताई गई थी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ठीक। और जो भी ये एंशियंट लैंड है उनको अटेन करा गया, एक राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इस वर्ल्ड में, और उसको मतलब एक तरीके से एक वर्ल्ड पीस के लिए प्रमोशन भी करा जाए, हर एक चीज़ करी जाए, ठीक। और जो ये रेजोल्यूशन था ये अडॉप्ट कर लिया गया था असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप देखेंगे कि वो बनेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें प्रोविज़न भी देखने को मिलेंगे, ठीक। कुछ चेंजेस इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर थे, उन्होंने धीरे धीरे ज्वाइन करना इसको स्टार्ट कर लिया। अप्रैल यानी कि 28 अप्रैल 1947 को जो रिप्रेजेंटेटिव थे 6 स्टेट के, वो पार्ट बने असेंबली के, और जब ये एक्सेप्ट हो गया माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को, ठीक। और पार्टीशन का भी डिसाइड हो गया कि हाँ पार्टीशन होगा कंट्री का, तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनमें मोस्ट अदर प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने भी अब इसमें पार्टिसिपेट करने स्टार्ट कर दिया था। और जो मेंबर थे मुस्लिम लीग के, जो कि इंडियन डोमिनियंस थे, इंडियन डोमिनियन से थे, उन्होंने भी असेंबली में पार्ट लेना स्टार्ट करा। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसने 3 चेंजेस करे थे पोजीशन में असेंबली की। ये जो असेंबली थी वो एक फुल सोवरेन बॉडी बन गई थी जो कि फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और इस एक्ट ने एम्पावर कर दिया था असेंबली को कि वो कोई भी एक एब्रोगेट कर सकती है, लॉ को हटा सकती है, ऑल्टर कर सकती है, एक तरीके से जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिलेशन में कोई भी आपको लॉ देखने को मिल जाता है, ठीक। जो असेंबली थी वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई थी। अदर वर्ड्स में अगर बोला जाए तो 2 सेपरेट फंक्शंस थे, असाइन करे गए थे असेंबली को, कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है फ्री इंडिया के लिए और इनेक्ट करना है ऑर्डिनरी लॉज को भारत के लिए। और ये जो टास्क थे वो परफॉर्म करे गए थे सेपरेट डेज पे। जैसे कि जो असेंबली थी वो पहली बार पार्लियामेंट बनी फ्री इंडिया की डोमिनियन लेजिस्लेचर में, और जो असेंबली थी जब वो मीट होती थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, उसको चेयर करा जाता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और जिस टाइम पे वो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब उसको चेयर करा जाता था जीवी मावलंकर जी के द्वारा। यानी कि जिस टाइम पे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उस टाइम पे उसके जो चेयर करेंगे उसको राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जिस टाइम पे एक एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेगी, जस्ट लाइक जैसे आज का हमारा पार्लियामेंट के तरीके से मिलेगी, तो उस टाइम पे उसको चेयर करेंगे कौन, जीवी मावलंकर। ये जो फंक्शंस थे ये 26 नवंबर 1949 तक चले, जब तक ये टास्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये ख़त्म नहीं हो गया। और जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे मतलब जो आते थे पाकिस्तान वाले एरिया से, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। और जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो अब 299 पे आ गई थी, क्योंकि वो पहले 389 हुआ करती थी। और 1946 के अंदर में जब ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था, और जो ये स्ट्रेंथ थी इंडियन प्रोविंसेस की, जो कि फॉर्मरली ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वो रिड्यूस हो गए 296 से 229 पे आ गई थी, क्योंकि वो पार्टीशन पूरा हो गया था। और 93 से 70 पे आ गए थे। और जो स्टेट वाइज मेंबरशिप थी असेंबली की 31 दिसंबर 1947 को, वो कैसे कैसे क्या है वो टेबल में दे रखी है, वो अभी हम आपको दिखा देंगे। टेबल 2.4 ऑफ दिस चैप्टर है, क्या टेबल लास्ट में होगी कि किस तरीके से वो पूरा कम हो गए थे। 2.1 है, 2.3 ये रहा, कि मद्रास में नंबर ऑफ मेंबर 49 रह गए थे, बॉम्बे में 21, वेस्ट बंगाल में 19। ये सारा याद करना है, याद कर लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं यार, ये याद उद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, जितना मैंने ऊपर बताया वही याद रखना है। ये फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, कभी सोचोगे नहीं दिखाया सर ने, तो आप बुक भी साथ लेके अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसमें भी देख ही सकते हैं। कुछ अदर फंक्शंस जो कि परफॉर्म करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ अदर फंक्शंस वो देखते हैं। ये ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट भी करते थे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने परफॉर्म करे कुछ फंक्शंस, जस्ट लाइक जैसे
इसने रेक्टिफाई करा इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में 1949 के अंदर में कॉमनवेल्थ के लिए इंडियन मेंबरशिप रेटिफाई करी 1949 में। रेटिफाई का मतलब क्या होता है, जब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो मेंबर्स होते हैं वो उसको मंजूरी दे देते हैं, तो कॉमनवेल्थ के हम मेंबर बने। कॉमनवेल्थ एक वो ग्रुप है जिसके अंदर में वो सारे लोग हैं जो कि ब्रिटिश के कभी ना कभी अंडर में रहे थे। इसने अडॉप्ट करा नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को, अडॉप्ट करा नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने 24 जनवरी 1950 को। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके 11 सेशन हुए थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन में, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में 11 सेशन हुए थे। और इतने दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के क्या हुआ था, तैयार हुआ था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्या करा था, लगभग वो 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने गो थ्रू करा और ड्राफ्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक 100 एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। और जो टोटल एक्सपेंडिचर आया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो 64 लाख रुपए का खर्चा आया। 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी फाइनल सेशन हुआ। और अगर आप देखेंगे तो बाद में फिर वो ऐसा नहीं है कि ये उस दिन के बाद ख़त्म होगी, बाद में ये एक एज अ पार्लियामेंट के फॉर्म में काम करने लगी ना, और आज तक ये उसी फॉर्म में काम करती है। ठीक, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 से 52 के बीच में हुए थे, 1951 से 52 के बीच में। कमेटीज़ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो उसने अपॉइंट करा था नंबर ऑफ़ कमेटीज़, जो कि अलग अलग टास्क होता था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से। लगभग इसमें से अगर देखेंगे तो 8 जो थी वो मेजर कमेटी थी, अदर जो थी वो माइनर कमेटी थी। जो कमेटीज़ थे उनके चेयरमैन वो नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं। जो यूनियन पावर कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी के जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थी, माइनॉरिटी से रिलेटेड थी, ट्राइबल से रिलेटेड थी एंड एक्सक्लूडेड एरिया से रिलेटेड थी, उसको ऐड कर रहे थे सरदार पटेल। और ये जो कमेटीज थी इसके 5 सब कमेटी हुआ करती थी। एक थी फंडामेंटल राइट की सब कमेटी जिसको हेड कर रहे थे जेवी कृपलानी। माइनर सब कमेटी जो कि एच सी मुखर्जी हेड कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, इसको हेड कर रहे थे गोपीनाथ बारदोली। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन आसाम, ये एक सब कमेटी, इसको हेड कर रहे थे एवी ठक्कर जी। तो ये सब कमेटी थी इसकी। ये जो 5th नंबर पे हमने अभी कमेटी देखी इसकी ये 5 सब कमेटीज थी। और 5वीं थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। ठीक, और 6ठी कमेटी थी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, इसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर माइनर कमेटीज थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी को राजेंद्र प्रसाद। क्रीडेंशियल कमेटी को अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी को बी पट्टावी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी को डॉक्टर के एम मुंशी। एडहोक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड कर रहे थे जेवी मावलंकर। एडहोक कमेटी को सुप्रीम कोर्ट की उसको हेड कर रहे थे एस एस वद्राचारी। ये एक असेंबली मेंबर नहीं थे हालांकि। कमेटी जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से रिलेटेड थी उसको हेड कर रहे थे पी पट्टावी सीतारामैया। एक्सपर्ट कमेटी जो कि फाइनेंशियल प्रोविजन से रिलेटेड थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के, नलिनी रंजन सरकार, जो कि ये एक कौन सी मतलब असेंबली की मेंबर भी नहीं थी। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन से रिलेटेड हेड कर रहे थे एस के धर, ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे। स्पेशल कमेटी जो कि एग्जामाइन कर रही थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी को हेड कर रहे थे उषानाथ सेन। एडोक कमेटी को सिटीजनशिप से रिलेटेड हेड कर रहे थे एस भद्राचार्य, जो कि असेंबली मेंबर नहीं थे, ये तो ऊपर भी देखा। ड्राफ्टिंग कमेटी अगर देखा जाए तो जितनी भी ये सारी कमेटी थी उनमें से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ये कमेटी थी जिसने मतलब अगर आप देखेंगे तो एक टास्क करा प्रिपेयर करने का, ड्राफ्ट करने का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अंदर में 7 मेंबर थे। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, फिर थे एन माधवा राव, लेकिन इनको रिप्लेस कर दिया गया था बी एल मित्तर जी के द्वारा। मतलब ये जो एन माधव राव थे
इन्होंने रिप्लेस करा था BL मित्तर जी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, इनकी हालत ठीक नहीं थी हेल्थ की। TT कृष्णामचारी इन्होंने रिप्लेस करा था DP खैतन को, जो कि डेथ हो गई थी उनकी 1948 में। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने कंसिडरेशन करा, प्रपोजल करा, अलग अलग कमेटी का प्रिपेयर करा फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि पब्लिश हुआ फरवरी 1948 में। और ये जो पीपल ऑफ इंडिया थे, उनको लगभग 8 मंथ दिए गए इसको डिस्कस करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए और अमेंडमेंट प्रपोज करने के लिए। ठीक, पब्लिक कमेंट के लिए खोला गया, क्रिटिसिज्म, सजेशन, ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रिपेयर करा, फिर एक सेकंड ड्राफ्ट जो कि पब्लिश हुआ अक्टूबर 1948 में। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने लगभग 6 महीने से कम लिए प्रिपेयर करने में अपना ड्राफ्ट, और लगभग, और ये बैठी थी 141 दिन तक, मतलब 141 दिन ये कमेटी बैठी थी, इनकी मीटिंग हुई थी। इनेक्टमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस करा था फाइनल ड्राफ्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। 4 नवंबर 1948 को इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई थी, और जो असेंबली थी इसमें जनरल डिस्कशन हुआ लगभग 5 दिन तक, 9 नवंबर 1948 तक। और जो सेकंड रीडिंग थी इसकी, वो क्लोज बाई क्लोज कंसिडरेशन स्टार्ट हुई थी 15 नवंबर 1948 को, एंड हुई थी 17 अक्टूबर 1949 को। इस समय लगभग 7,653 अमेंडमेंट प्रपोज करे गए और 2,773 एक्चुअली डिस्कस हुए थे असेंबली में। थर्ड रीडिंग जो थी इसकी, इस ड्राफ्ट की, वो 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुई, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मूव करा एक मोशन, कॉन्स्टिट्यूएंट एज सेटल बाय द असेंबली बी पास, यानी कि ये जो मोशन था जो लाया गया, ये फिर पास हो गया था, ये डिक्लेयर हो गया था 26 नवंबर 1949 को, एंड रिसीव कर लिया गया था सिग्नेचर हर एक मेंबर के और प्रेसिडेंट के। लगभग 299 मेंबर्स थे असेंबली के, उनमें से 284 एक्चुअली प्रेजेंट थे उस दिन, और साइन करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। यही डेट मेंशन आपको देखने को मिलेगी प्रीएम्बल के लास्ट में। ठीक, उसमें लिखा रहता है ना, ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडोप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव देमसेल्फ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये अडोप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और उस समय इसके अंदर प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। ये जो प्रीएम्बल था इनेक्ट हुआ था, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था ऑलरेडी इनेक्टेड। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये एक उस समय पे लॉ मिनिस्टर भी थे, जिन्होंने ड्राफ्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और इन्होंने एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट करा था असेंबली में, एक रोल अच्छा, मतलब जस्ट लाइक कि एक प्रोमिनेंट पार्ट था इनका डेलिब्रेशन में असेंबली के। इनको जाना जाता है इनके लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए असेंबली में, मतलब बेसिकली काफ़ी अच्छे ये अधिवक्ता थे, और इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाने लगा। ये ब्रिलियंट राइटर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे ये शेड्यूल कास्ट के, एंड चीफ आर्किटेक्ट थे ये कॉन्स्टिट्यूशन के भारत के, जिसको मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। एनफोर्समेंट अगर आप देखें तो ये लागू तो हो गया था, लेकिन जो कुछ प्रोविज़न थे वही लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को, जो कि थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 63, 24, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ये 26 नवंबर में आ गए थे, लेकिन पूरी तरीके से जो इम्प्लीमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, और इसी वजह से इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। हालांकि इसके पीछे का भी लॉजिक एक और है, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी ना, हम आज़ाद हैं करके 1930 में बोल दिया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कौन सी नदी के किनारे? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, देखते हैं किसका आंसर सही है। ठीक, तो इसलिए 26 जनवरी डेट चूज़ करी जाती है। अब वैसे हालांकि इसमें लिख भी रहा है पूर्ण स्वराज बोल दिया गया था 1930 में। ठीक, लाहौर सेशन में, लाहौर सेशन जो था 1929 में, दिसंबर 1929 में इसको बोला गया था लाहौर सेशन में, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाने लगा फिर। ओके, और जैसे ही ये एक्ट मतलब जैसे ही ये लागू हो जाता है, तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो ख़त्म हो जाता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, वो भी पूरी तरीके से एबोलिश हो जाता है। और जो एबोलिशन था प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 का, वो कंटिन्यू रहता है। ठीक, बाकी सारे अधिकतर फिनिश हो जाते हैं। एक्सपर्ट कमेटी जो थी कांग्रेस की, मतलब अगर देखा जाए तो जो ये इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो अभी भी प्रोग्रेस में थे,
लगभग जुलाई 8 1946 को जो कांग्रेस पार्टी थी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो अपॉइंट करती है एक एक्सपर्ट कमेटी प्रिपेयर करने के पर्पस से, ठीक, मटेरियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कमेटी थी, ये इसके अंदर में कौन कौन मेंबर होते हैं बेसिकली, यानी कि जो एक एक्सपर्ट कमेटी थी जो कि आज भी अभी भी प्रोग्रेस में है, तो उसमें देखते हैं कौन कौन मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे चेयरमैन उस समय पे, असफ अली थे, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डॉक्टर गडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानाम। लेटर जो चेयरमैन का प्रपोजल था वो ये था कि इन्होंने रिजॉल्व करा कृष्णा कृपलानी को एक को ऑप्टेड एज अ मेंबर बनाया और कन्वीनर बनाया कमेटी का। ये जो कमेटी थी इसकी 2 सीटिंग हुई थी। जो पहली थी न्यू दिल्ली में हुई थी 20 जुलाई से लेके 22 जुलाई 1946 तक। सेकंड थी बॉम्बे में हुई थी अगस्त 15 से 17 अगस्त 1946 तक। और इसके अलावा काफ़ी नोट्स प्रिपेयर करे गए थे मेंबर्स के द्वारा। जो कमेटी थी उसने डिस्कस करा था प्रोसीजर जो अडॉप्ट करा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। जो क्वेश्चन था कमेटी अपॉइंटमेंट का, मतलब वेरियस कमेटी का, और जो ड्राफ्ट था रिजोल्यूशन का, ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो लाए गए थे फर्स्ट सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो सारी चीज़ें इसने डिस्कस करी थी इस कमेटी ने। और जो रोल प्ले करा गया था इस कमेटी के द्वारा वो मेकिंग में करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के। और ग्रेविन ऑस्टिन जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा ये जो कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी थी ये इंडिया मतलब डेट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। The committee member working within the framework of the cabinet mission scheme made general suggestion about autonomous areas, the power of provincial government and the center, and about such issues as the princely state and the amending power. They also drafted a resolution closely resembling the objective resolution। मतलब कुल मिला के वही बताया गया कि हाँ ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को लेके आए कैबिनेट मिशन के अंदर में, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं, ऑटोनोमस बनाएंगे। मतलब कुल मिला के वो थोड़ी सी तारीफ उरीफ नहीं होती है कि हाँ चलो ठीक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए, ठीक, वो इन्होंने करी। क्रिटिसिज्म क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? क्रिटिसिज्म यही है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, यानी कि इसमें सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं था और ये डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी लोगों के द्वारा। इसके अंदर नॉमिनेटेड भी मेंबर थे। ये एक सोवरेन बॉडी नहीं थी, सोवरेन बॉडी नहीं थी। सोवरेन बॉडी क्यों नहीं थी? क्योंकि ये क्रिएट करी गई थी प्रपोजल के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इसलिए इसमें कोई संप्रभुता नहीं देखने को मिलती है। टाइम कंज्यूमिंग थी। मतलब क्रिटिसिज्म तो ठीक है, होता ही है, और ये आपको पता भी होना चाहिए अगर आपसे कभी कोई बोलने लगे कि क्या क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक। बोला गया कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में लगभग 4 महीने लगे थे, इसको 2 साल लग गए थे। और नजीरुद्दीन अहमद जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने एक न्यू नेम रखा ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसको बोलते थे ड्रिफ्टिंग कमेटी। ड्रिफ्टिंग यानी कि कभी कभी ड्रिफ्ट मारते रहते, कभी इधर से उधर उधर से उधर, ऐसे कहना चाह रहे होंगे शायद। डोमिनेटेड थी कांग्रेस के द्वारा कि कांग्रेस के ज़्यादा मेंबर देखने को मिलेंगे। तो जो ग्रेविन ऑस्टिन थे जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला कि ये एक वन पार्ट बॉडी है, ये इसेंशियली वन पार्ट कंट्री है। ये असेंबली जो थी वो कांग्रेस थी, यानी कि द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज द इंडिया। ये इनके द्वारा ये स्टेटमेंट था, ठीक। लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको मैक्सिमम लोअर हैं पॉलिटिशियन मेंबर ही देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम ये डोमिनेटेड है हिंदूज़ के द्वारा। हिंदूज़ ही हैं इसके अंदर जो आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, ठीक। और विंस्टन चर्चिल ने भी इस पर कमेंट करा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो रिप्रेजेंट करेगी ओनली वन मेजर कम्युनिटी के द्वारा भारत के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये जो एलिफेंट था जो कि अडोप्ट करा गया था एज अ सिंबल ऑफ द सील कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, सर बी एन राव जो कि अपॉइंट करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र या लीगल एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एच वी आर अयंगर जो कि सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एस एन मुखर्जी जो कि एक चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो कि एक कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब इन्होंने हाथ से लिखा था। और ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिटर्न करा गया था इनके द्वारा इटैलिक स्टाइल में। अगर आपको बताया जाए तो इन्होंने कोई भी एक पैसा नहीं लिया था, बस इन्होंने अपना रिमार्क छोड़ा था उस पर। अब वो रिमार्क क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखने का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो ओरिजिनल वर्जन था उसको ब्यूटीफाई एंड डेकोरेट करा गया था आर्टिस्ट जो थे शांति निकेतन से नंदलाल बोस और बेओहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा।
बेवहर राम मनोहर सिन्हा ने इल्यूमिनेट करा, ब्यूटीफाई करा और काफ़ी अच्छे से सजाया उसको। प्रेमबल को कैलीग्राफ करा गया था, वही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ही, लेकिन ब्यूटीफाई इन दोनों के द्वारा करा गया था। और जो कैलीग्राफी थी हिंदी वर्जन की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लिखी गई थी वसंत कृष्णन वैद्या और डेकोरेट करी गई थी नंदलाल बोस के द्वारा। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसके अंदर में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था रेस्पेक्ट टू एनी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में। लेटर एक प्रोविज़न आया इन इसके रिगार्डिंग में, जो कि 58th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में उसने क्या करा, इंसर्ट करा आर्टिकल 394A लास्ट पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 22 में। बेसिकली ये जो आर्टिकल थे कंटेन करता था कुछ प्रोविज़न कि जो प्रेसिडेंट है वो पब्लिश मतलब शैल कोज टू पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी, मतलब प्रेसिडेंट के पास ये एक तरीके से अथॉरिटी है कि जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में जब मॉडिफिकेशन है वो नेसेसरी होंगे इसके अंदर में, तो वो लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट करी गई अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के सेंट्रल एक्ट के हिंदी में हो सकती हैं। और जितने भी अमेंडमेंट हैं इस पब्लिकेशन से पहले उनको भी इनकॉर्पोरेट करा जाए हिंदी वगैरह में भी एज सच। ठीक, मतलब हिंदी को थोड़ा सा इसमें ला दिया गया है। और जो ट्रांसलेशन थी हिंदी में हर एक अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की वो इंग्लिश में करेगी। ठीक, और जो ट्रांसलेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक अमेंडमेंट की पब्लिश करेगी। तो जो जो ट्रांसलेशन था कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली अगर देखेंगे तो मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश, मतलब वही उसी में ट्रांसलेशन करा जाए जैसा इंग्लिश में उसका मीनिंग है, सेम मीनिंग में। इफ़ अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो जो प्रेसिडेंट है वो शैल कोज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज सुटेबली, तो वो हिंदी टेक्स्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं अगर कुछ एक डिफ़िकल्टी आती है तो। और जो ट्रांसलेशन था कॉन्स्टिट्यूशन का और हर एक अमेंडमेंट का पब्लिश्ड हो, deemed to be for all purpose its authoritative text in हिंदी। एलोकेशन जो कि सीट्स का था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में वो दे रखा है इसमें क्या कि ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि 11 थे उनमें से उनको 292 सीट थी, प्रिंसली स्टेट्स इंडियन स्टेट 93 सीट थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो थे 4 उनमें 4 सीट थी, तो टोटल 389 थी, है कि नहीं। बाद में इलेक्शन से कौन कौन जीत का आया वो सारा आपको दे रखा है कि कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी को 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1, मतलब ये छोटी मोटी पार्टी थी। कृषक प्रजा पार्टी को 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1, सिख नॉन कांग्रेस को 1, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 8, तो टोटल 296 थे। कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो हिंदू थे 163, मुस्लिम 80, SC 31, इंडियन क्रिश्चियन 6, बैकवर्ड ट्राइब 6, सिख 4, एंग्लो इंडियंस 3, पारसीज 3, और जो पारसीज थे वो भी 3 थे। ये वो है कि कौन कौन से प्रोविंसेस से कितने मेंबर आ रहे थे कुल मिला के। तो इतना तो ये नहीं देखना है आप लोगों को, इतना याद भी नहीं रखना है। बस ये देख लो कि पहला सेशन कब हुआ था, ये हालांकि हम पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट सेशन था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946, सेकंड सेशन 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947, थर्ड सेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947, फोर्थ सेशन 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 1947, फिफ्थ सेशन 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947, सिक्स्थ सेशन 27 जनवरी 1948, सेवन्थ सेशन 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 को, एट्थ सेशन मई 16 से लेकर जून 16 1949 तक, नाइन्थ सेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक, टेंथ सेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक, 11th सेशन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ये जो असेंबली थी एक बार और मिली थी, फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को, जिस टाइम पे सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक, टाइम जो लिया गया बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग के द्वारा अलग अलग कंट्री का, जैसे इसमें बता रखा है यूएसए में कितने आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल हैं। 25 मई 1787 से सितंबर 1787 तक ये बन गया था, 4 महीने से कम में।
कनाडा में 147 आर्टिकल है। 10 अक्टूबर 1864 से लेकर मार्च 1867 तक बन गया था, 2 साल 6 महीने में। ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल है। मार्च 1891 से लेकर जुलाई 9 1900 तक बना, लगभग 9 साल में। साउथ अफ्रीका 153 आर्टिकल है। अक्टूबर 1908 से 20 सितंबर 1909 तक बना, 1 साल के अंदर में। आर्टिकल जो कि रिलेटेड है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट हिंदी, टैक्स एंड रिपील्स एट अ ग्लांस, जो कि मतलब एक तरीके से 393 जो है वो शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड है, 394 कमेंसमेंट से रिलेटेड है इसके, 394 ऑथोरिटेटिव टैक्स से रिलेटेड है हिंदी लैंग्वेज में, 395 रिपील से रिलेटेड है, यानी कि कौन कौन से प्रोविजंस हटा दिए जाते हैं। ठीक, बाकी तो ये हम सारी चीज़ों पर भी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। चलो, बाकी तो ऐसा चीज़ में कुछ इतना कुछ खास है नहीं। ये प्रोविजंस है। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है लक्ष्मीकांत का। अगर हम थर्ड चैप्टर देखेंगे तो हम चैप्टर वाइज लाइन टू लाइन हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कुछ अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो, और जो इनफैक्ट फर्स्ट टाइम इस बुक को पढ़ेंगे उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।